जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी पॉलिटी की क्लास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता को आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, जहां से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। आज हम बात करेंगे नागरिकता की। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, माने एकहरी नागरिकता है। कहने का मतलब हुआ कि भारत के आप किसी भी कोना में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, जहां कहीं भी रहते हो, सबकी नागरिकता एक है। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग इकहरी नागरिकता को क्यों अपनाए, क्यों एकल नागरिकता को अपनाए। तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां अनेकों प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेकों जाति, अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय, अनेकों क्षेत्र के लोग हैं। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है, यानी विविधता वाला देश है भारत। विविधता वाला देश है, तो विविधता के बीच एकता लाने के उद्देश्य से भारत में एकहरी नागरिकता दी गई, एकल नागरिकता दी गई, ताकि लोग आपस में एक बने रहे। सबके अंदर, जहन में, दिल में ये बातें हो कि हम भारतीय है। भारत की एक नागरिकता रहेगी तो सबके दिल में ये बात रहेगी कि हम भारतीय है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहता हो, आंध्र प्रदेश में रहता हो, बिहार में रहता हो, या भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता हो, सब लोग सभी के सभी भारत के नागरिक है, भारतीय है। इसलिए एकल नागरिकता देने का काम किया गया। भारत में इकहरी नागरिकता देने की काम की गई। और यह जो इकहरी नागरिकता है ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इसको हम बोर्ड पर लिखे भी है। भारत की नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई। हम लिखे यहां भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हम बताए हैं, अभी बताए कि यह भारत में जो एकल नागरिकता अपनाई गई है वो भारत के संविधान से ली गई है, सॉरी, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और भारत में नागरिकता संबंधी अगर कोई कानून बनाना हो तो आप विचार कर सकते हैं कि कौन बनाएगा। जब इकहरी नागरिकता है, किसी क्षेत्र की नागरिकता नहीं है, किसी प्रांत की नागरिकता नहीं है, एक नागरिकता है, वो नागरिकता है अपने देश भारत की नागरिकता है, तो फिर कानून कौन बनाएगा नागरिकता पर? भारत की संसद बनाएगी, भारत की केंद्रीय विधायिका बनाएगी। इसलिए भारत में जो नागरिकता अपनाई गई है वह केंद्रीय नागरिकता अपनाई गई है, संघ की नागरिकता अपनाई गई है, भारत की नागरिकता अपनाई गई है। तो फिर नागरिकता संबंधी कानून बनाने का काम हमारी संसद करती है, भारत की विधायिका करती है। आइए भी बात करते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून के प्रावधान क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नागरिक होता कौन है। आखिर हम किस व्यक्ति को नागरिक कहते हैं? क्या सभी लोग नागरिक होते हैं? देश में रह रहे सभी लोग नागरिक है? जी नहीं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हो। आप विचार कर सकते हैं कि भारत में सामाजिक अधिकार तो भारत के लोगों को दी गई है और राजनीतिक अधिकार भी भारत के केवल नागरिकों को मिली है। भारत में किसी भी पद से चुनाव लड़ना हो तो भारत का नागरिक ही लड़ेगा। किसी भी पद से आपको चुनाव लड़ना हो, चाहे मुखिया, सरपंच, विधायक, वार्ड, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, किसी भी निकाय का चुनाव आपको लड़ना हो तो सबसे पहली योग्यता उसमें होनी चाहिए, वो है भारत की आप नागरिक हो। तो ये राजनीतिक अधिकार हो गया। आप किसी भी निकाय में वोट करते हैं तो वोट वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत का नागरिक हो। आप वोट देने के लिए जाते होंगे, या आप कोई स्टूडेंट है जिनकी उम्र 18 से कम है तो आपके घर के लोग वोट देने जाते होंगे, तो वहां जाकर के अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ती है। आप देखे होंगे कोई प्रूफ लेकर जाते हैं और वहां जाकर प्रूफ करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें वोट देने दिया जाए। जबकि वोटर लिस्ट में भी नाम होता है, उनका लिस्ट भी होता है नागरिकों का, उसमें भी चेक किया जाता है। और प्लस अपने घर से भी कोई आईडी ले जाते हैं, आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड,
कोई भी फोटो वाला कार्ड ले जाते हैं, कोई प्रूफ ले जाते हैं जिसके आधार पर ये साबित करते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे राजनीतिक अधिकार मिला है, मुझे वोट देने का अधिकार मिला है, इसलिए मैं वोट दूंगा। तो भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार मिले हैं, वो व्यक्ति नागरिक है। आप विचार कर सकते हैं कि आपको क्या ये सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार मिले हैं या नहीं। अगर मिले हैं तो आप भारत के नागरिक है। इसमें से आपको अधिकार अगर नहीं मिला है तो आप भारत के नागरिक नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक है तो आपको ये अधिकार मिलेगा। तो नागरिक वह व्यक्ति है जिसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिला हो। आइए आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि 1955 में संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था। 1955 में संसद नागरिकता अधिनियम पारित किया और 1955 के अलावे बीच बीच में कई बार सुधार करने पड़े और संशोधन करना पड़ा। जैसे 1957 में संशोधन हुआ, 1960 में संशोधन हुआ, 1985 में संशोधन हुआ, 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ और 2019 में हुआ। इतना बार संशोधन हुआ है। किस लिए? कि नागरिकता संबंधी कुछ कुछ त्रुटियां, कुछ कुछ खामियां रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए ये संशोधन हुआ। अब प्रश्न उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना हो, अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? कोई व्यक्ति नागरिक कैसे बनता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी चल रहे हैं। सबसे पहला कि जन्म के आधार पर नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन शर्त है। ऐसा पहले कानून में लिखा गया था, ऐसा अधिनियम में लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है, यानी संविधान लागू होने से पहले या बाद, 26 जनवरी 1950 के पहले जन्म हुआ हो भारत में और 21 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता हो, पहले 21 वर्ष था, संविधान के 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, तब से 18 वर्ष हो गया। तो वयस्क मताधिकार की जो क्राइटेरिया है, जो एज है, उसको पूरा कर लिया हो तो वह भारत के नागरिक होगा। उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के पहले हुआ हो या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद होगा। उस समय यही बात लिखा गया था कि अगर भारत में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वह बच्चा वरिष्ठ होकर, माने बड़ा होकर भारत का नागरिक बनेगा। अब इसका विदेशी फायदा उठाने लगे। वो लोग जब भी उनके यहाँ कोई औरत प्रेग्नेंट होती थी, वो चाहते थे कि भारत का नागरिक हो जाए मेरा बच्चा, तो उसको ला करके भारत में जन्म करा देते थे। अब कानूनन वह बच्चा बड़ा होकर भारत का नागरिक होता था। और वो लोग, आप सोचिए, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई विदेशी भारत का नागरिक बनता है तो वो क्या क्या कर सकता है। बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। अगर कोई महिला जहाज से जा रही है और भारत के सीमा के अंदर जा रही है, प्रेग्नेंट है, उसका प्रसव हो गया, तो फिर वो बच्चा भारत का बड़ा होकर नागरिक बन जाता था। इस कानून में कुछ खामियां रह गई थी, कुछ दोष रह गया था, जिसका लाभ विदेशी उठा रहे थे और हमारे भारत को हानि हो रहा था। क्योंकि ये लिख दिया गया था कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है संविधान लागू होने से पहले या बाद, तो वह भारत का नागरिक होगा। तो फिर इसमें संशोधन किया गया और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह भारत का नागरिक होगा, लेकिन यहां से संशोधन होता है, लेकिन उस बच्चे के माता पिता भारत के नागरिक हो या उस बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब वह बच्चा भारत का नागरिक बनेगा। यह संशोधन किया गया पहले वाले संशोधन में। अब भारत की नागरिकता, एक तो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल रही है, पहले मिल जाती थी, केवल जन्म हो गया था, लेकिन अब आप जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करेंगे। हम भी जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त किए हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं इसमें से बहुत सारे लोग जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त किए हैं, लेकिन
माता या पिता या फिर दोनों भारत के नागरिक हो तभी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये संशोधन हुआ। आगे, देशीय वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह बच्चा भारत बड़ा होकर भारत का नागरिक हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है विदेश में, किसी दूसरे देश में जाकर जन्म लेता है और उसके माता पिता अगर भारत के तो बड़ा होकर भारत का नागरिक बनेगा। या फिर अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है और दोनों में से कोई एक माता या पिता अगर भारत के नागरिक है तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो अगर विदेश में भी किसी बच्चे का जन्म हुआ, अगर वो भारत के नागरिकों का बच्चा है तो बड़ा होकर भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। मान लीजिए भारत का कोई दंपति, पति पत्नी दोनों विदेश गए हो किसी कार्यवश और वही बच्चा का जन्म हो जाए तो फिर वो बच्चा भारत का नागरिक बनेगा। ऐसा नियम है। आइए देखते हैं देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों से भारत में लगातार रह रहा हो और तो उसे देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर लगातार 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो और वह चाहता है कि भारत का नागरिक बन जाए तो देशीयकरण के आधार पर नागरिकता उसे दी जा सकती है। कौन देगा? कौन देगा? तो भारत सरकार देगी, कोई प्रांतीय सरकार नहीं, भारत सरकार नागरिकता देगी। ये जितना कुछ बता रहे हैं अभी जन्म के आधार पर तो कोई दिखते नहीं है, वंश परंपरा के आधार पर या देशीयकरण के आधार पर ये नागरिकता कब देगा, कब देगी हमारी भारत सरकार? जब भारत सरकार में शांति हो, किसी प्रकार का युद्ध नहीं चल रहा हो, किसी प्रकार का वार न हो, देश किसी परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा हो, उस परिस्थिति में भारत को भारत सरकार किसी व्यक्ति को वंश परंपरा के आधार पर या फिर देशीयकरण के आधार पर नागरिकता देगी। अगर देश में युद्ध चल रहा हो तब नहीं देगी। आगे देखिए, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है, पंजीकरण करा सकता है और पंजीकरण करा के या रजिस्ट्रेशन करा के भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन पंजीकरण के लिए भी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, कुछ क्राइटेरिया है जिसमें से किसी एक को पालन करना पड़ता है। कौन कौन से क्राइटेरिया है? मान लीजिए कोई किसी विदेशी को पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बनना है तो उसे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? तो वह व्यक्ति कम से कम 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो। कहने का मतलब कि वह व्यक्ति कम से कम 7 वर्षों से भारत में अगर रह रहा हो तो वह व्यक्ति चाहे तो पंजीकरण कराकर, केंद्र सरकार के पास पंजीकरण होगा और पंजीकरण कराकर यानी रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन पंजीकरण कराने से पहले, पंजीकरण के फॉर्म भरने से पहले वह 7 वर्षों से लगातार भारत में निवास कर रहा हो। वो नहीं हो, अगर 7 वर्षों से नहीं रह रहा हो तो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अन्य देश में रह रहा हो। मान लीजिए कि कोई भारत का ही व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर विदेशों में रह रहा था जिसके कारण उसकी नागरिकता समाप्त हो गई थी तो वह व्यक्ति पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और क्या, भारतीय व्यक्ति से विवाह किया हो और 7 वर्षों से रह रहा हो। अगर कोई विदेशी स्त्री, कोई विदेशी लड़की किसी भारत के लड़का से विवाह कर लेती है और वो आकर के लगातार 7 वर्षों से यहां रहती है
तब वो पंजीकरण करा के नागरिकता प्राप्त कर सकती है। उदाहरण में वो सचिन जो है अपने इंडिया की सचिन जो पाकिस्तान के सीमा को बुला लिया और पाकिस्तान की जो सीमा आई वो सचिन से शादी कर ली, तो विवाह तो कर ली, एक क्राइटेरिया पूरा कर ली कि विवाह की है, एक भारतीय पुरुष से विवाह की है। लेकिन दूसरी क्राइटेरिया है कि कम से कम उसे 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, 7 साल भारत में रह लेगी तब पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगी। तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी अपने देश के व्यक्ति से, किसी स्त्री या पुरुष से अगर विवाह कर लेता है या 7 साल लगातार रहता है तो उसका पंजीकरण हो जाएगा और वो पंजीकरण करा के रजिस्ट्रेशन करा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी अगर कोई पुरुष भी आकर के किसी हमारे भारत की महिला से शादी कर ले या फिर कोई स्त्री आकर के भारत के पुरुष से शादी कर ले तो किसी भी कंडीशन में 7 वर्ष उसे रहना पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद नागरिकता उसे दी जाएगी। आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं क्षेत्र विस्तार के आधार पर नागरिकता। क्षेत्र विस्तार के आधार पर भी नागरिकता, मान लीजिए कि कोई विदेशी क्षेत्र हो, कोई विदेशी राज्य हो और उस विदेशी राज्य को, उस विदेशी क्षेत्र को जीत करके या फिर किसी तरह से उसे भारत में मिला लिया जाता है तो उस क्षेत्र के लोग भारत का नागरिक बन जाएंगे। उसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी का माने कोई कार्य नहीं है। बस कोई क्षेत्र अगर भारत में मिल गया, किसी भी दूसरे क्षेत्र देश का कोई क्षेत्र, कोई पार्ट, कोई भाग, कोई राज्य, कोई प्रांत अगर भारत में मिल जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त जनता भारत का नागरिक हो जाएंगे। क्योंकि वो भारत में मिल गया तो वो भूमि भारत की हो गई, वह जगह भारत की हो गई, वहां रहने वाले लोगों की घर भारत की हो गई, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब भारत में आ गए, तो फिर वहां के व्यक्ति काहे विदेशी रहेगा, वहां के व्यक्ति भी भारत का नागरिक हो जाएगा। तो क्षेत्र विस्तार के आधार पर भी नागरिकता लोगों को मिलती है। कब? अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत में मिला लिया जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त लोग भारत का नागरिक बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। ये तो हम अभी बताए कि भारत का नागरिक बनने के लिए या भारत का नागरिक होने के लिए क्या जरूरी है। ये सभी जो नियम बताए सब कारगर होंगे, युद्ध के समय ये कारगर नहीं होंगे। आगे देखेंगे हम नागरिकता की समाप्ति कैसे हो जाती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति निम्नलिखित तरीकों से होती है। कौन कौन तरीके हैं हम एक एक करके देखेंगे। नागरिकता का परित्याग, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम भारत के नागरिक न रहें, हम भारत से बाहर चले जाएं, हम भारत में न रहें, भारत की नागरिकता समाप्त करना चाहता है, परित्याग कर देना चाहता है, भारत की नागरिकता छोड़ देना चाहता है, तो वह व्यक्ति कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के अंतर्गत वह व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर सकता है। जैसे क्या प्रक्रियाएं हैं, उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के पास एक फॉर्म मिलता है, उसको भर करके जमा करेगा और केंद्र सरकार स्वीकार करेगी कि हाँ इस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाए, तो वह उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता का परित्याग करना चाहे तो वह व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर सकता है। निर्धारित प्रारूप है, केंद्र सरकार निर्धारित कुछ प्रारूप बनाई है जिस प्रारूप के अंतर्गत कोई भी भारत का नागरिक अगर अपनी इच्छा से वो चाहता है कि भारत से नागरिकता उसकी समाप्त हो जाए तो फिर भारत से नागरिकता उसकी समाप्त हो सकती है, वो परित्याग कर सकता है, उसकी इच्छा है। आगे देखेंगे नागरिकता की समाप्ति, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दो जगह नहीं ना रहेंगे, दो देश का नागरिक नहीं बनने दिया जाएगा, तो अब तो आप गड़बड़े हो जाएगा। दो देश का नागरिक कोई व्यक्ति नहीं बनेगा, किसी एक देश के नागरिकता अपनानी होगी।
तो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो भारत की नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाएगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। सालो भाई तू विदेशी हो गया, तू विदेशी नागरिकता अपना लिया तो फिर देश में आने की क्या जरूरत है, जाओ भागो। उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, उसे भारत की नागरिकता से निकाल दिया जाएगा। अगर विदेशी नागरिकता अपना लेता है तो किसी एक देश की नागरिकता अपनानी चाहिए ना। आगे देखिए, नागरिकता से वंचित बहुत सारी परिस्थितियां है कि नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं हम एक एक करके देखेंगे इसको। 1955 की धारा 10 के अनुसार किसी व्यक्ति से सार्वजनिक हित की हानि हो या होने की संभावना हो तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। संविधान के 1955 के धारा 10 के अनुसार, धारा 10 में ही लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति से सार्वजनिक हित की हानि हो रही हो या फिर सार्वजनिक हित की हानि होने की संभावना हो तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन वह जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं किया हो, वह जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं किया हो, वंश परंपरा के आधार पर, देशीयकरण, पंजीकरण के आधार पर, क्षेत्र विस्तार के आधार पर उसे नागरिकता मिली हो। जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिली हो, वंश परंपरा, देशीयकरण, पंजीकरण, क्षेत्र विस्तार के आधार पर अगर वो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त किया है और उससे उस व्यक्ति से सार्वजनिक हित की हानि होती है, सार्वजनिक हित की हानि होने की संभावना दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि भारत के सार्वजनिक हित में कोई नुकसान पहुंचाने वाला है या फिर पहुंचा रहा है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और किन परिस्थितियों में उसे वंचित किया जाएगा? अगर वह व्यक्ति, ये तो बता दिए, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने के लिए छल किया हो, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई छल किया हो, कोई झूठा कागज पेश किया हो, कोई झूठा प्रूफ लगाया हो, किसी प्रकार के धांधली किया हो, किसी प्रकार के गलत डॉक्यूमेंट करके सही रूप में नागरिकता प्राप्त नहीं किया हो और इस बात की जानकारी अगर सरकार को मिल जाती है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को वह सही पूर्वक, सफलतापूर्वक नहीं किया हो, यानी उसमें कोई झूठ कार्य किया हो, झूठा कार्य किया हो, कोई झूठा डॉक्यूमेंट लगाया हो या फिर भी किसी भी प्रकार का वो छल किया हो तो उस परिस्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा संविधान के अनादर कर रहा हो, अगर वो भारत का नागरिक हो और संविधान का अनादर कर रहा हो, संविधान का आदर नहीं दे रहा हो, संविधान का रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हो, तो भी उसे नागरिकता से वंचित किया जाएगा। संविधान का अनादर कर रहा हो तो नागरिकता से वंचित किया जाएगा। और शत्रु देश का साथ दे रहा हो, मान लीजिए कि भारत का किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है और युद्ध के स्थिति में शत्रु देश का साथ दे रहा हो, शत्रु देश की मदद कर रहा हो, शत्रु देश से संबंध रखा हो या फिर अपने देश की खुफिया जानकारी जिसको गोपनीय रखा गया है उस जानकारी को अगर ले जाकर के विदेशियों तक पहुंचा दे रहा हो तो फिर उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये कुछ परिस्थितियां है जिस समय नागरिकता से वंचित किया जाता है। ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं अगला जो नागरिकता संबंधी कुछ शब्दावलियां है जैसे एनआरआई हो गया, बहुत सारी शब्दावलियां है, उस पे चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, फेसबुक पर जाकर हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर जाकर के हमें सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का इसी तरह से दुलार प्यार मिला हमको, आप लोग दुलार प्यार देते रहे तो आपके परीक्षा के लिए मैं रामबाण साबित होऊंगा। हर एक विषय को लेकर आऊंगा। अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, अगर इसी तरह से डिमांड अच्छी रही तो मैं हिस्ट्री, साइंस सब विषयों को पढ़ाऊंगा और आप लोगों की परीक्षा में निःशुल्क सहायता मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।